आज हमने करना है कर्म प्रकाश से शुरू। हमने कहा छोड़ा था कल बुद्धि प्रकाश पे, कि बुद्धि प्रकाश ने कैपिटल शिफ्ट की थी कलसी से राजपुर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ रखी है, मैंने कल भी बताया था। नेक्स्ट कर्म प्रकाश, आपके नेक्स्ट जो है वो आते हैं कर्म प्रकाश। नेक्स्ट वैसे नेक्स्ट नहीं कि इनके बाद आए, ठीक है। जहां पे आपका कहीं मैं मेंशन करूंगी कि ये इनके बेटे थे या इनके भाई थे, तब वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, वरना ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो जो आपके राजा है इंपॉर्टेंट फेमस, उनका हमने लिख रखा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट राजा थे कर्म प्रकाश। कर्म प्रकाश जो थे उन्होंने 1621 एडी में नाहन फोर्ट की फाउंडेशन की थी, ठीक है। नाहन फोर्ट और नाहन सिटी, ठीक है, जो आपके नाहन है सिरमौर में, वहां पे जो फोर्ट है, नाहन फोर्ट के फाउंडर भी कर्म प्रकाश है, और नाहन जो सिटी है उसके फाउंडर भी कर्म प्रकाश है। ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नाहन सिटी, कर्म प्रकाश, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है मंधाता प्रकाश। ऑलरेडी मैं मंधाता प्रकाश आपको करा चुकी हूं। कहां कराया था? मुगलों के रिलेशंस बताए थे ना मैंने, कौन से राजा के टाइम पे कौन से एम्परर थे। तो मंधाता में मैंने कराया था। मंधाता जो थे वो शाहजहां के कंटेम्पररी थे, ठीक है, कि शाहजहां मन के अच्छे थे, मैंने ट्रिक करवाई थी, ठीक है। तो मंधाता प्रकाश के कंटेम्पररी कौन थे, मतलब शाहजहां के टाइम पे कंटेम्पररी कौन था? मंधाता प्रकाश। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रखी है, ऑल्सो हिज फेवरेट, और ये पूरी की स्टेटमेंट पेपर में आ रखी है कि सिरमौर के कौन से राजा जो थे आपके शाहजहां के फेवरेट थे। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये थोड़ा ट्रिक्स के थ्रू याद करो, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में यहाँ पे औरंगजेब डाल सकते हैं, अकबर डाल सकते हैं, तो उनका यही है कि आपको स्टैटिक पोर्शन ढंग से होना चाहिए। बाहर से कहीं से नहीं डालेंगे, डालेंगे बुक से ही, बट फिर बिल्कुल परफेक्शन के साथ आपको उसको लर्न करना है, ठीक है। तो मंधाता प्रकाश किसके कंटेम्पररी थे? शाहजहां के, और ये फेवरेट भी थे इनके। शाहजहां सेंट निजाबत खान ऑफ द कांगड़ास फौजदार टू अटैक श्रीनगर। तो इस टाइम पे शाहजहां जब एम्परर थे तो उन्होंने निजाबत खान जो था, उनको, जो कांगड़ा के फौजदार थे उस टाइम पे, ठीक है, जब आपका कांगड़ा फोर्ट मुगलों के अंडर था, तो उन्होंने कांगड़ा फोर्ट पे जो फौजदार रखा था, तो उनमें उनके जो फौजदार थे यहाँ पे निजाबत खान, उनको उन्होंने बोला कि श्रीनगर पे अटैक करो। तो इस अटैक के टाइम इन द प्रोसेस निजाबत खान रिस्टोर्ड फोर्ट टू राजा मंधाता प्रकाश। तो अगर इस टाइम पे किसी के भी कोई फोर्ट जो थे आपके सिरमौर के राजाओं के, वो उनसे छीन लिए गए थे या कुछ भी हुआ था, इसके पीछे स्टोरी नहीं पता है, बट यहाँ पे पॉइंट ये लिख रखा है कि मंधाता प्रकाश को जो है वो निजाबत खान ने जो है सारे के सारे फोर्ट्स जो है वो रिस्टोर्ड कर दिए थे। किसके टाइम पे? शाहजहां के टाइम पे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इतना ही था। नेक्स्ट आ जाओ सौभाग्य प्रकाश। इसकी भी ट्रिक मैंने कराई थी। सौभाग्य प्रकाश जो थे वो किसके टाइम पे, आपके एम्परर कौन थे इनके टाइम पे? यहाँ पे एक तो आलमगीर लिख रखा है ना, एक और कराया था मैंने, औरंगजेब का सौभाग्य अच्छा नहीं है, करवाया था उस टाइम कि उन्होंने दक्कन कैंपेन किए थे और वो हम हर चीज में फेलियर फेस कर रहे थे। तो सौभाग्य प्रकाश के टाइम पे एक तो आपके औरंगजेब थे और उसके बाद आपके आलमगीर आए। तो आलमगीर गिर ने इन पे इन कन्फर्ट टेरिटरी ऑफ कलंखत, ये यार ये टेरिटरी ना यहाँ पे पेज से अलग हो गई है, तो इसको स्टार बना लो ऊपर। मैं आपको इस टेरिटरी का पूरा नाम अभी क्लास के बाद बताती हूँ, ठीक है। तो इन्होंने, आलमगीर ने जो है वो सौभाग्य प्रकाश को जो है ये टेरिटरी दी थी। अब नाम इसका कलकंत है, पता नहीं क्या है पूरा नाम, यहाँ से मिस पेज हो गया भाई, गायब। तो इसको लिख लो, फिर क्लास के बाद बताती हूँ। इन ग्रांट ऑफ सर्विसेज टू एम्परर, मतलब सौभाग्य प्रकाश जो था वो आपके मुगल्स के साथ बढ़िया से रहता था, तो उन इसी सर्विसेज के लिए सौभाग्य प्रकाश को जो है वो आपके टेरिटरी ऑफ कोटाहा दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट जगह होगी टेरिटरी ऑफ कोटाहा। तो ये जो टेरिटरी ऑफ कोटाहा है वो एम्परर ने किसको दी थी? सौभाग्य प्रकाश को, आलमगीर के टाइम पे। ही वॉज कॉल्ड बाय औरंगजेब। अब देखो आलमगीर भी आया और औरंगजेब भी था, ये क्रोनोलॉजिकल आपको पता होगी यार। आलमगीर
किसके, औरंगजेब के बाद आए थे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसको याद है? आलमगीर क्या बेटे थे या किसके बेटे थे आलमगीर? एम्परर आलमगीर। क्योंकि मेरे को एंशियंट, यार यहाँ पे एम्परर लिख रखा है बुक्स में ना, मेरे को भी ये कंफ्यूजन थी क्योंकि औरंगजेब के, जहांगीर के बाद औरंगजेब, शाहजहां के बाद औरंग, है ना? तो ये एम्परर आलमगीर वाला पॉइंट पता नहीं कहाँ से है यहाँ पे डाल रखा, बट इसको स्टार बना लो। अपनी क्रोनोलॉजी जो आपको याद है उसको याद रखना, डोंट गेट कंफ्यूज यहाँ पे। बस इतना याद रखो, औरंगजेब के टाइम पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि औरंगजेब का सौभाग्य अच्छा नहीं है। ट्रिक से याद रखो कि औरंगजेब के टाइम पे आपके सिरमौर के राजा कौन थे? सौभंग प्रकाश या सौभाग प्रकाश। He was called by Aurangzeb to intercept all correspondence passing through Sirmaur between सुलेमान सखो एंड दारा सको। देखो यहाँ पे क्या हुआ, औरंगजेब के टाइम पे जो है, औरंगजेब जो थे वो, आप उनके टाइम पे इधर उधर से उनको खतरा था आसपास के एरिया से, तो जितने भी एरियाज जो थे इनके बीच में, तो औरंगजेब ने ऑर्डर दिए थे शुभंग प्रकाश को कि देख तू मेरे को रास्ता देगा लड़ाई करने के लिए। तो ये आपको पॉइंट याद रहे ना रहे मत करो याद, बस यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है कि एम्परर जब औरंगजेब था तो उस टाइम पे सिरमौर के राजा कौन थे? शुभंग प्रकाश। वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपको ये कट भी करना होगा, कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मेंस का पार्ट भी नहीं है। अगर आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो तो कर लो कि इस टाइम पे जो है इन्होंने जो है पासिंग दी थी आपके औरंगजेब के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है माही प्रकाश। माही प्रकाश डिमांडेड डॉटर ऑफ रूपचंद ऑफ क्योंठन विच वॉज रिफ्यूज्ड। इतनी सी ही स्टोरी है कि माही प्रकाश जो सिरमौर के राजा थे, उन्होंने क्योंठल के जो राजा थे रूपचंद, उनकी बेटी से क्या मांगा था, मतलब रिश्ते की बात की थी, पर क्योंठल के राजा ने उनको मना कर दिया था। एक स्टोरी मैंने कल भी बताई थी आपको, है ना? हाँ हाँ। पहले मेरे को स्टोरी बताओ, नाम तो बाद में देखते हैं, याद बताओ मेरे को स्टोरी क्या बताई थी। हाँ, भगत प्रकाश के टाइम पे। हाँ हाँ। हाँ। हम्म हम्म। ठीक है। मोहन मुराद। ठीक है। हाँ, ये वही कुटाहा है। ठीक है। हाँ, याद कर डालना ये। तो ये टेरिटरीज आपस में एक्सचेंज करते रहते थे। ठीक है। अब यार इतना कोई वो नहीं है कि ये कोटाहा कहाँ जगह होगी, बस ये याद कर लो कि हाँ हाँ, इतना ही। ज्यादा आप लोगों को बस जो मेंस वाला पार्ट होएगा वो मैं आपको बोलूंगी कि ढंग से स्टोरीज याद कर लो। चंबा जो है वो मेंस का पार्ट है, वो ढंग से रट लो। ठीक है। अब यहाँ पे माही प्रकाश जो है, उन्होंने किसी क्योंठल के राजा रूपचंद से भी उनकी बेटी का हाथ मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि लड़ाई होगी जैसे पहले हुई थी, ठीक है, उनके केस में। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी स्टोरी है, कई कई बारी डाल देते हैं पेपर में, क्योंकि ये हिमाचल में राजाओं के साथ बहुत बारी ऐसे हुआ है कि इन्होंने किसी की मतलब किसी काम करने वाली बेटी के साथ इनको प्यार हो गया, उनसे शादी कर ली। ये आएगा भी बहुत सारी जगह, ठीक है, हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जोगराज। जोगराज सक्सीडेड थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ मस्त और मेदनी प्रकाश। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जोगराज, मस्तराज, मेघनी प्रकाश ये एक ही इंसान है, तो इनको जो है टाइटल दिए गए थे। इन हिज 31st ईयर ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज राजा ऑफ सिरमौर बाय औरंगजेब। तो अब औरंगजेब के टाइम पे हम एक राजा पढ़ चुके हैं, शुभंग प्रकाश। अब औरंगजेब के टाइम पे एक और राजा है, मेदिनी प्रकाश। वो बोलते हैं जोगराज को जो है मस्त प्रकाश और मेदिनी प्रकाश का टाइटल मिला था, और इनको जो है औरंगजेब ने रिकॉग्नाइज भी किया था कि ये जो है, हाँ, ये सिरमौर के राजा है विद द टाइटल ऑफ मस्त प्रकाश। ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है कि कौन से राजा को टाइटल दिया था औरंगजेब ने मस्त प्रकाश का। मेदिनी प्रकाश उनका नाम था, या जोगराज भी आ सकता है।
तो जोगराज और मेदिनी प्रकाश वॉज गिवन द टाइटल ऑफ मस्त प्रकाश बाय औरंगजेब। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है। अब मेरे को ये याद नहीं है इनकरेक्ट करेक्ट में आया था कि यहाँ पे औरंगजेब की जगह जहांगीर कर दिया था, बट ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। तो औरंगजेब ने मस्त प्रकाश का टाइटल दिया था मेदिनी प्रकाश, जिसका पहले नाम जोगराज था। मैंने आपको ये गुरु गोविंद सिंह जी, जब मैंने सिखों का टॉपिक पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि मेदिनी प्रकाश ही वही राजा है जिनके टाइम पे गुरु गोविंद सिंह जी सिरमौर आए थे। याद है? और आपके मंडी के राजा कौन थे जिनके टाइम में गुरु गोविंद सिंह जी मंडी गए थे? ये भी बताया था मैंने। नाम बताओ राजा का। सिद्धसेन। ये याद करना, क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह जी है वो बहुत ही मतलब लिमिटेड प्रिंसली स्टेट्स हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट्स में जा रखे हैं, तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। तो मेदिनी प्रकाश के टाइम पे जो है आपके आपके गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो आपके सिरमौर विजिट किए थे। और हम एक स्टोरी पढ़ भी चुके हैं पहले। कौन सी? भीमचंद वाली, भीमचंद ऑफ बिलासपुर और गुरु गोविंद सिंह, बैटल ऑफ नदौन। तो ये बैटल ऑफ नदौन के बाद ही जब है ये मेदिनी प्रकाश ने आपके गुरु जी को जो है, गुरु गोविंद सिंह जी को जो है वो आपके इनवाइट किया था सिरमौर में। लाइन पढ़ देती हूँ क्या है। बिटवीन द गुरु, मतलब गुरु गोविंद सिंह एंड राजा भीमचंद ऑफ बिलासपुर, अ रिफ्ट हैज क्रॉप्ड आउट ऑन अकाउंट ऑफ व्हाइट एलिफेंट। ये मैंने उस टाइम भी बताया था कि एक व्हाइट एलिफेंट के पीछे जो है वो लड़ाई होगी थी, ठीक है। तो राजा एक्सपेल्ड गुरु गोविंद फ्रॉम आनंदपुर। तो आपके जो बिलासपुर के राजा थे भीमचंद, उन्होंने आपके गुरु गोविंद सिंह जी को आनंदपुर से निकाल दिया। और यही चीज जो थी वो आपके सिरमौर के राजा को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने इस टाइम पे जो है इनवाइट किया था गुरु गोविंद सिंह जी को कि गुरुजी आप जो है हमारे यहाँ पे आके रह सकते हैं, ठीक है। तो ये वो स्टोरी है जहाँ पे मेदिनी प्रकाश ने आपके इनवाइट किया था गुरु गोविंद सिंह जी को। इंपॉर्टेंट है, याद। हाँ, और पौंटा साहिब में जो गुरुद्वारा है वो इनसे ही एफिलेटेड है, ठीक है। बहुत मतलब नाहन जो है वो आपके पड़ता हिमाचल में है, बट बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपके सिखों का कुछ ना कुछ रिलेशन है, और फेमस गुरुद्वारा भी है आपके हिमाचल में। तो रीजन यही है कि आपके जो सिखों के ये गुरुज थे, ये यहाँ पे ट्रेवल किए हुए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं भूप प्रकाश। ही वॉज ऑनर्ड विथ खिल्लत। खिल्लत मतलब इनको ग्रांट या किसी काइंड या इनको जो है चीजें ऑफर की गई कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा ब्रिटिशर्स के लिए या सॉरी एम्परर्स के लिए, तभी इनको खिल्लत दी गई। टाइटल ऑफ भीम प्रकाश, इन्हीं को भूप प्रकाश को भीम प्रकाश का टाइटल भी दिया गया। मेक श्योर नाम याद रहे कि जोगराज को मस्त प्रकाश और मेदिनी प्रकाश का टाइटल मिला, भूप प्रकाश को भीम प्रकाश का टाइटल भी मिला, और इनको जो है शाह मोहम्मद बिन आलमगीर ने रिकॉग्नाइज किया था रूलर, ठीक है। तो शाह मोहम्मद बिन आलमगीर जो है इन्होंने इनको रिकॉग्नाइज किया था कि हाँ ये सिरमौर के रूलर है। पिंजौर फोर्ट जो है अटैक्ड, कौन से राजा ऑफ सिरमौर ने जो है पिंजौर फोर्ट को अटैक किया था? वो थे कीरत प्रकाश। पिंजौर फोर्ट पता है सभी को कहाँ पे है? पिंजौर में पड़ता है। कोई गया है, विजिट किया है पिंजौर फोर्ट? तो ये जो है किरत प्रकाश के टाइम पे किरत प्रकाश ने इसको अटैक किया था। हमें कुछ स्टोरी लेनी देनी नहीं है, ऐसे बुक्स में बहुत सारी स्टोरीज दे रखी है, बट पेपर में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम जो फैक्चुअल डाटा है जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एलाइड एज वेल एज एचपीपीएससी, हम उतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाओ इंपॉर्टेंट राजा जगत सिंह। देखो बुक में जगत सिंह दे रखा है, अब मैंने पढ़ाया प्रकाश, यहाँ पे आगे ये सिंह, आपको दो मिलेंगे। अभी हम ये जो अगले 5 मिनट्स में स्टोरी पढ़ेंगे, दो स्टोरीज पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको जगत सिंह दो मिलेंगे। एक जगत सिंह सिरमौर वाले हैं, यही जगत सिंह जो थे ये आपके इनके बेटे थे, ठीक है। पिछले राजा मतलब जो भी इनके थे मतलब ये एंसेस्ट्रली वो चले हुए थे। इनका जगत सिंह का नाम बाद में जगत प्रकाश पड़ा। मतलब बीच बीच में जो राजा थे जिनके बच्चे ने कोई और अपना सफिक्स लगाया हुआ था, जब वो राजा बनते थे तो वो प्रकाश लगाते थे। वही लिख रखा है यहाँ पे कि जगत सिंह जो है
ये वही जगत सिंह है, जगत प्रकाश। मतलब जगत सिंह, जगत प्रकाश जो है ये सिरमौर के ही राजा है। इसलिए बोल रही हूँ नेक्स्ट 5 मिनट में एक स्टोरी आने वाली है, वहां पे जगत सिंह ऑफ भगाट आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो ये जगत सिंह मतलब जगत प्रकाश जो है, इन्होंने मीर बकार अली खान एज अ निजाम ऑफ कोटाहा एरिया, तो कोटाहा जो एरिया था उसका जो निजाम है वो मीर बकर अली खान को बना दिया था। इतना सा ही याद कर लो, क्योंकि आपके एम्परर या मोहम्मद या अफगान इनसे जो भी चीज आ रही है मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे याद कर लेना कि किसको जो है वो निजाम बनाया गया कोटाहा एरिया का, वो थे बकर अली खान, और बनाया किसने, जगत सिंह मतलब जगत प्रकाश। इन्हीं ने ही खटासन देवी टेम्पल बिल्ड किया था, वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, खटासन देवी टेम्पल। अब मेरे को ये बताओ, कल की क्लास में मैंने खटासन देवी हिल कहाँ पढ़ाई थी? एक्टिव पार्टिसिपेशन, जल्दी। खटासन देवी हिल हमने पढ़ी थी, खटासन हिल पढ़ी थी का? हाँ, मारकंडा रिवर जो बराबन के पास से निकलती है, जो कहाँ पे, खटासन वाले एरिया में पड़ता है, तो वहीं पे आपके खटासन देवी का टेम्पल है, वेरी फेमस टेम्पल, और बनाया किसने है, जगत सिंह ने। ठीक है। राजा महानचंद ऑफ कहलूर अटैक्ड हिंदूर, देखो हम पढ़ चुके हैं ये स्टोरी। महानचंद जो था कहलूर का, हमने पढ़ी है, संसार चंद के साथ लड़ाई हुई थी। देखो यहाँ पे दो राजा आएंगे, हमने पढ़ा था सिरमौर के कौन से राजा की बात की थी, वो महानचंद और कहलूर की लड़ाई जब संसार चंद और रामसरन ऑफ हिंदूर से चल रही थी, हमने किस राजा की बात की थी, सिरमौर के धर्म प्रकाश। ठीक है, ये याद रखना। बट धर्म प्रकाश से पहले एक और राजा थे जिनके टाइम पे ये लड़ाइयां चली हुई थी। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि आपके महानचंद ऑफ कहलूर जो क्या करते हैं, वो आपके हिंदूर पे अटैक करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि हिंदूर के राजा रामसरन जो है वो आपके बिलासपुर के ठकुराइयां अपने आप इन्वेड करी जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक और स्टोरी भी है कि वो क्यों उनके साथ लड़ रहे थे, क्योंकि महानचंद जो थे कहलूर के, वो आपके हिंदूर पे अटैक करी जा रहे थे। ठीक है, और उस टाइम पे हिंदूर के राजा कौन थे, रामसरन सिंह या राम सिंह, जैसे भी आप बोलो। तो उस टाइम पे महान चंद ऑफ कहलूर जब हिंदूर पे अटैक करते हैं, तो हिंदूर के राजा जगत प्रकाश से हेल्प मांगते हैं, सिरमौर के राजा। उस टाइम हमने जो स्टोरी पढ़ी थी वहां पे महान चंद ऑफ कहलूर का सपोर्ट किया था धर्म प्रकाश ने। यहाँ पे ये स्टोरी ये है कि उससे पहले आपके जब महानचंद हिंदूर पे अटैक करते हैं, तो हिंदूर जो है वो सिरमौर के राजा जगत प्रकाश से मदद मांगता है, और जगत प्रकाश जो है वो आपके आर्मी भी भेजते हैं। ठीक है, और जो है टेरिटरी को रिस्टोर करा देते हैं, हिंदूर की टेरिटरी, किससे, महानचंद से छुड़वा के। तो वहां पे हमने जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें हमने हिंदूर को विलेन बनाया हुआ था, कि सरन जो था वो क्या कर रहा था, क्योंकि एक साइड से संसार चंद लगे हुए थे आपकी टेरिटरी पे कब्जा करने कहलूर की, एक साइड से राम सरन ऑफ हिंदूर कर रहे थे। लेकिन अब हमारे को सिरमौर वाले चैप्टर से ये स्टोरी समझ आई है कि हिंदूर जो था वो इसलिए अटैक कर रहा था क्योंकि जो कहलूर के राजा है वो भी उन पे अटैक करी जा रहे थे। तो उससे पहले की स्टोरी ये है कि महानचंद जो थे वो क्या कर रहे थे, आपके हिंदूर पे अटैक करते हैं, और इसी वजह से जो हिंदूर के राजा थे रामसरन, वो किससे, जगत प्रकाश से मदद मांगते हैं। एम आई क्लियर ये वाला पॉइंट? अभी वो धर्म प्रकाश वाली स्टोरी आगे आएगी, तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी बता रही हूँ स्टोरी क्या थी। अब ये जो लड़ाई थी ना, ये अलग है, ये पहले होली। अब आता है वो वाला पार्ट, एक और लड़ाई आती है। जगत प्रकाश का कोई आगे जो होता है हायर नहीं होता, मतलब सन नहीं होता। तो जगत प्रकाश के बाद जो है एम्परर, मतलब इनके यहाँ पे राजा जो बनते हैं वो बनते हैं धर्म प्रकाश। जगत प्रकाश का कोई बेटा नहीं होता, तब जगत प्रकाश के भाई बनते हैं धर्म प्रकाश, आपके वहां के राजा। ये वो धर्म प्रकाश है जो हमने पढ़ा है। तो अगर आपको याद होगा, ये जो ऐसे नहीं है कि एक दिन लड़ाई हुई अगले दिन खत्म, ये जो लड़ाई है ये मतलब सालों साल चली है। तो पहले जगत प्रकाश का टाइम था, उसके बाद जब जगत प्रकाश मरे, उन्होंने अपने मतलब उनके मरने के बाद उनके भाई आए धर्म प्रकाश। तो अब धर्म प्रकाश के टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि ये हिंदू से पंगे लेके बैठे थे, तो यहाँ पे एक लड़ाई हुई है, बैटल ऑफ चालरा भायरा। बैटल ऑफ चालरा भायरा, इस बैटल में क्या हुआ, धर्म प्रकाश जो है
वो अपनी आर्मी लेके जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले हमने पढ़ा कि हिंदूर का सपोर्ट किसने किया, सिरमौर ने। किसके अगेंस्ट, महानचंद के अगेंस्ट। अब जो ये नेक्स्ट लड़ाई है, इसमें हिंदूर और सिरमौर के बीच में ही लड़ाई हो जाती है। पहली लड़ाई में हिंदूर को सिरमौर के राजा जगत प्रकाश ने सपोर्ट किया, लेकिन अब जो हम लड़ाई पढ़ रहे हैं धर्म प्रकाश के टाइम पे, उस टाइम पे धर्म प्रकाश जो है वो हिंदूर के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक लड़ाई आई है, बैटल ऑफ चालरा भायरा। देखो ऐसे कोई ईयर नहीं पूछा जाएगा आपको, बस ये आएगा कि बैटल ऑफ चालरा भायरा जो है वो कहाँ पे हो रखी है और किस किस के बीच हो रखी है। तो बैटल ऑफ चालरा भायरा है वो रखी है हिंदूर वर्सेस राजा ऑफ सिरमौर। और सिरमौर के राजा कौन थे, धर्म प्रकाश। हिंदूर का साथ दिया था जगत सिंह ऑफ भगाट। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि जगत प्रकाश और जगत सिंह को कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ये वाले जगत सिंह जो है वो भगाट के राजा थे। और भगाट उस टाइम पे किसको बोलते थे, भगाट, BHAGAT, सोलन। ठीक है, भगाट और हिंदूर अलग अलग प्रिंसली स्टेट होती थी। आज की डेट में जो हिंदूर है वो आपके सोलन का ही पार्ट है, नालागढ़ के नाम से जो जाना जाता है। तो अब जो ये दूसरी वाली लड़ाई हुई, ये याद रखना कि धर्म प्रकाश जो है वो कभी भी आपके सिरमौर, मतलब धर्म प्रकाश है वो हिंदूर के साथ कभी भी दोस्त नहीं थे। तो उससे पहले जो जगत प्रकाश थे वो आपके हिंदूर के दोस्त थे, उन्होंने मदद भी की थी। तो अब जो ये नेक्स्ट लड़ाई है बैटल ऑफ चालरा भायरा, इसमें धर्म प्रकाश वर्सेस राम सिंह ऑफ हिंदूर प्लस जगत सिंह ऑफ भगाट है। तो ये आपको हिंदूर और भगाट याद ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स आज की डेट में एक ही का पार्ट है, उस टाइम पे अलग अलग थी, तो इन दोनों ने लड़ाई की थी। एक लड़ाई ये आ गई। अभी हमने पढ़ा खटासन देवी का टेम्पल, रोहिला, गुलाम रोहिला, ये आपने कहीं नाम सुना है रोहिला, आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके हो। हाँ, तो यहाँ पे एक और स्टोरी भी है, बस आपको डेट्स कहीं पे नहीं दे रखी है बुक्स में, जो है ना ये डेट्स नहीं दे रखी है और आपको डेट्स नहीं आएगी। बस आपको ये याद रखना है कि जो हम बैटल्स पढ़ रहे हैं वो किस किस के बीच में हुई है और कौन सी जगह पे हुई है। खटासन तो सभी को पता है सिरमौर में है, तो यहाँ पे एक बैटल हो रखी है, बैटल ऑफ खटासन। ये बैटल जो है ये वही जगत सिंह जो आपके जगत प्रकाश थे, ठीक है, बुक्स में जगत सिंह दे रखा है, इसीलिए यहाँ पे सिंह दिखा है, मैंने साथ में प्रकाश भी लिख दिया है, जगत प्रकाश। तो हुआ क्या, जो जगत प्रकाश थे और पटियाला के राजा थे, ये दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। क्यों, क्योंकि इनको पता था जो रोहिलास थे वो आपके अटैक कर रहे थे। ठीक है, रोहिलास जो थे, गुलाम कादिर रोहिला, ये लोग जो है वो अटैक कर रहे थे। तो बैटल ऑफ खटासन में जगत प्रकाश किसके साथ संधि करते हैं, पटियाला के राजा। यहाँ पे ये लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे एड ऑन कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने ये प्लस में पटियाला लिख रखा है, पर क्योंकि हैंडराइटिंग अजीब सी हो रखी है यहाँ पे ना, तो ये पटियाला, पी वाला पटियाला, एक तो आप यहाँ पे जगत सिंह के साथ जगत प्रकाश कर लेना कि ये जगत सिंह जगत प्रकाश ही है, ठीक है, सिरमौर वाले। और ऊपर मैंने यहाँ पे पटियाला लिख रखा है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, सॉरी फॉर दी हैंडराइटिंग। तो यहाँ पे जगत सिंह जो है मतलब जगत प्रकाश ऑफ सिरमौर प्लस पटियाला के राजा जो है आपस में मिलके एक संधि करते हैं, कॉन्फेडरेशन बनाते हैं, और फिर ये किसके अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, गुलाम कादिर रोहिला। ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है कि बैटल ऑफ खटासन जो थी वो किस किस के बीच में हुई थी, सिरमौर प्लस रोहिला, गुलाम कादिर रोहिला के बीच में हुई थी, ठीक है। और इसमें जगत सिंह, जगत प्रकाश का सपोर्ट जो किया था वो पटियाला के राजा ने किया था। बस इतनी सी ही है दे रखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये पढ़ लिया हमने बैटल ऑफ चालरा भैरा। प्लीज याद रखना किस किस के बीच में हो रखी है, बैटल ऑफ खटासन पहले हो रखी है, बैटल ऑफ चाल भैरा बाद में हो रखी है, क्योंकि जगत सिंह इनसे पहले थे, ठीक है। तो पहले हो रखी है बैटल ऑफ खटासन, फिर रखी है बैटल ऑफ चालरा भायरा, ये दोनों सिरमौर में हो रखी है। तीसरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब तीसरी हम पढ़ चुके हैं कि संसार चंद क्या कर रहे थे, अपनी एक्सपेंशन बढ़ा रहे थे। तो महान चंद ऑफ कहलूर ने किसका साथ मांगा था सिरमौर का, धर्म प्रकाश का, ठीक है। तो याद हमेशा रखना कि जो धर्म प्रकाश थे वो हिंदूर के तो बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो मतलब यहाँ पे संसार चंद को किससे सपोर्ट था, रामसरन ऑफ हिंदूर का, ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो जब संसार चंद जो था अपना एक्सपेंशन कर रहा था और हिंदूर ने भी क्या किया हुआ था, आपके बिलासपुर की एरियाज 12 ठकुराइज को अपने अंडर कर लिया था, तो संसार और रामचंद हो गए एक साइड, और यहाँ पे महान चंद ऑफ कहलूर और धर्म प्रकाश हो गए एक साइड। याद रखना बाद में बुलाया था गुरखास को इन्होंने, महान चंद ने बाद में बुलाया, पहले ये आपस में जो थे इन्होंने सोचा कि हम जो है कॉन्फेडरेशन बना के लड़ते हैं।
तो पहले महान चंद ने कॉन्फेडरेशन लोकल चिफ्स के साथ बनाई, जिसमें आपके धर्म प्रकाश ने महान चंद ऑफ सिरमौर का महान चंद ऑफ कहलूर का सपोर्ट भी किया था, लेकिन हमने वहां पे भी पढ़ा था कि इनकी क्या हो जाती है, इस लड़ाई के टाइम पे डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जहां पे हमने हिस्ट्री वाले पार्ट में ये सब लड़ाइयां लिख ली है, वहां पे याद रखना कि जब महान चंद और धर्म प्रकाश की बैटल चली हुई थी इनके साथ, जहां पे धर्म प्रकाश की डेथ हो जाती है, उस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ छरारतू। बैटल ऑफ छरारतू। ठीक है, अब मैं वही बता रही हूँ कि बहुत सारी लड़ाइयां हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में लड़ाई हो रखी है। पहले महानचंद ने सिरमौर के राजा को बुलाया, पहले आपके सिरमौर की राजा की डेथ होगी, तो महानचंद को लगा कि यार नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं संसार चंद के साथ लड़ जाऊं, क्योंकि हिंदू भी पावरफुल है, संसार चंद भी पावरफुल है। तो बाद में आगे जाके जो है वो गुरखास को इन्वाइट करते हैं, फिर आगे जाके होती है आपकी बैटल ऑफ महल मोरिया। एम आई क्लियर? बैटल ऑफ महल मोरिया का ईयर क्या था? अगर आप लोग ये भूले, बैटल ऑफ महल मोरिया का ईयर क्या था, जल्दी बताओ। हाँ, 1806। तो यहाँ पे अगर बैटल ऑफ ये लिख रखा है ना छरारू, तो ये मतलब उससे पहले हो रखी है। इसका मतलब पहले जो है मानचंद और सिरमौर और राजाओं ने मिलकर ट्राई किया हराने का, बट जब नहीं हो पाया फिर उन्होंने गुरखास को इनवाइट किया। अब याद रखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बैटल ऑफ खटासन, बैटल ऑफ छालरा भायरा, देन बैटल ऑफ छरारू, फिर आती है आपकी बैटल ऑफ महल मोरिया। अगर आपको क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी कि पहले जगत प्रकाश थे, फिर धर्म प्रकाश आए, तो तब आपको वो थोड़ा सा बैटल्स की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस है कि कौन सी बैटल कब हो रखी है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जिन जिनके ईयर्स मेंशन्ड है बुक में वेल एंड गुड, जिसके नहीं है बस आपको स्टोरी के बेसिस पे याद रखना है कि ये लड़ाई इन इनके बीच में हो रखी है। अब नेक्स्ट भी हम पढ़ चुके हैं करम प्रकाश की स्टोरी। गुरखास की एंट्री शुरू यहीं से हुई थी। बताया था ना मैंने कि सिरमौर में क्या होता है, करम प्रकाश जब गद्दी पे होते हैं, हाँ, जिसमें आपके सरन सिंह जो है वो घुस रहे होते हैं सिरमौर की उसमें। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, रतन सिंह मतलब करम सिंह को क्या करेंगे, हटा देंगे। लेकिन वो जाते हैं, उन्हें लगता है कि क्या होता है, वो फाइट करते हैं, उनको लगता है कि आपके करम सिंह की डेथ होगी, बट ऐसा नहीं होता है, करम सिंह बच जाते हैं। उनकी जगह गद्दी पे किसको बिठाया जाता है, रतन सिंह। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है। तो करम प्रकाश की जगह रतन सिंह गद्दी पे बैठते हैं। तो करम प्रकाश जो है आगे जाके किससे हेल्प मांगते हैं, गुड़खास से। तो गुड़खास की हेल्प मांगते हैं, बट गुड़खास क्या करते हैं, करम प्रकाश को गद्दी ना देके अपनी ही सरकार वहां पे सेटअप कर लेते हैं। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ। पूरा ये लिख रखा, वो पूरा मैंने एक स्टोरी सी लिख रखी है। ठीक है, तो वाइल करम प्रकाश वॉज लिविंग एन एग्जाइल लाइफ एट बुरिया, द गुलेरी रानी अपील टू कॉलोनल ऑक्टोलोनी। तो यहाँ पे जो है करम प्रकाश ने की वाइफ ने जो थी उसके टाइम पे गुलेरी रानी जो थी, उन्होंने जो क्या किया था, ऑक्टोलोनी को जो है वो हेल्प के लिए मांगा भी था कि सर प्लीज हमारी हेल्प करो। और यहाँ पे एक लड़ाई होती है, हमने जैतक हिल्स पढ़ी थी, स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी मैंने। मैंने पढ़ाई थी कल आपको जैतक हिल्स। किस किस के बीच में लड़ाई, मतलब जैतक हिल्स पे किस किस की लड़ाई हुई थी, ऑक्टोलोनी की गुरखास के साथ। ये आगे जाके वही लड़ाई है जब आपकी 1815 में एंग्लो गुरखा वॉर होती है। तो ये वो वाला पार्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे सिरमौर की हिस्ट्री दे रखी है, तो अब 1804 से सीधे आपके 1815 तक पहुंच गए कि एंग्लो गुरखा वॉर जब चली हुई थी, जब गुरखा जो थे आपके एक्सपेंशन कर रहे थे उन एरियाज में जहां पे ब्रिटिशर्स क्लेम करते थे, और ब्रिटिशर्स बोलते थे हट जाओ तुम यहाँ से, मत करो ये सब चीजें, हम अटैक कर देंगे, हम अटैक कर देंगे। तो फिर फाइनली जो है आपकी एंग्लो सिख गुरखा वॉर होती है, और जहां पे जिस टाइम पे आपकी जो हिल्स के अंडर जो है अंग्रेज जो लड़ने आए थे उनका नाम था कॉलोनल ऑक्टरलोनी। ये सर ने क्वेश्चन डाला हुआ था शायद से कल टेस्ट में, आई थिंक, है ना। ऑक्टरलोनी के साथ जो हिल स्टेट्स है वो ऑक्टरलोनी के साथ मिलके जो है वो ट्राई करती है उनको हराने मतलब हटाने के लिए गुरखास को। तो याद रखना ब्रिटिशर्स को जो है लोकल हिल्स ने सपोर्ट किया था गुरखास के अगेंस्ट, हमने पढ़ा भी था ये, क्योंकि उसके बाद जो सन्नद ग्रांट किए थे, सन्नद ग्रांट किए थे ब्रिटिशर्स ने स्टेट्स को। हाँ, तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि हिस्ट्री हमने पढ़ ली है, इसलिए मैंने पहले हिस्ट्री पढ़ाई थी, ज्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए।
लिए। अब आप जब पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा इजी रहेगा, बट मेक श्योर कि बार बार रिवाइज करो, क्योंकि आज पढ़ोगे 4 दिन बाद भूल जाओगे। इसीलिए थोड़े थोड़े 3 3 4 4 महीने बाद, अगर पेपर के बाद भी आपके पास टाइम बचता है, तो इसको रिवाइज करते रहना, करते रहना, करते रहना। नेक्स्ट आता है फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश ascended throne in accordance with one सन्नद dated 21 सितंबर 1815। तो इसके बाद जो है सन्नद ग्रांट करने शुरू कर दिए थे, और आपके इंडिपेंडेंट उसमें जो है आपके सिरमौर के राजा फतेह प्रकाश को भी सन्नद दिया गया था। तो ये भी याद रखना कि जब एंग्लो गुरखा वॉर होगी थी, सर ने ये क्वेश्चन भी डाला हुआ था। अब मेरे को ये याद नहीं है कि इससे रिलेटेड डाला हुआ था, पर डाला था कि किसको सन्नद दिया था। हाँ हाँ, 1848 का डाला था सर ने, वो चंबा वाला डाला था, वो तुम्हें को याद है, जब श्री सिंह को आपके वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है वो ग्रांट किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 नहीं, एंग्लो सिख वॉर 2 के बाद वो वाला सर ने डाला था। बट आपको अब सन्नड के ईयर भी याद होने चाहिए कि एंग्लो गुरखा वॉर के बाद भी सन्नड दिए गए थे, और बाद में जो सिख वॉर हुई थी उसके बाद भी सन्नड दिए गए थे। तो यहाँ पे फतेह प्रकाश को जो है 1815 मतलब एंग्लो गुरखा वॉर के बाद सन्नड दिया गया, फतेह प्रकाश के टाइम पे। ठीक है। अजय उल्लू खान अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी पीरियड ऑफ राजा। देखो फतेह प्रकाश जो था वो आपका अभी माइनर था, ठीक है, मतलब वो उस एज का नहीं पहुंचा था कि वो आपके गद्दी संभाल सके। तो उनको जो है उनका एडमिनिस्टर करने के लिए, उनके टाइम पे जो स्टेट को एडमिनिस्टर करने के लिए अजय उल्ह खान को अपॉइंट किया गया था। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट पता नहीं चलता, क्या पता डाल दे। तो जब फतेह गेट फुल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो अटेंडेड दरबार हेल्ड इन शिमला बाय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। तो जब फतेह बड़े हुए, जब उनको अब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मिल गई, तो आपके ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने शिमला में दरबार अरेंज किया हुआ था, तो ये उसको अटेंड करने गए थे। मेक श्योर आपको ये याद रहे कि दरबार कहाँ कहाँ हुए और कौन कौन से दरबार जो है वो किस किस ने अटेंड किए थे। सर ने कल क्वेश्चन भी डाला हुआ था दरबार से रिलेटेड एक। अगर वो ट्रिक याद थी, उस ट्रिक में वो राजा का नाम याद नहीं था, तो वो अपने आप ही इनकरेक्ट। हाँ हाँ हाँ, वही मैंने बताया कि विजय और बिजाई कई सेम सेम है, कई जगह आपको मिलेगा मदन बदन, ठीक है। बट वहां पे अगर वो ट्रिक याद थी ना, वो आराम से ऑड वन आउट हो रहा था, क्योंकि उस ट्रिक में हमने वो राजा का नाम नहीं पढ़ा था। इसका मतलब वो उसने अटेंड ही नहीं किया था वो दिल्ली दरबार। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। सिद्ध सेन नहीं, हाँ, सिद्ध सेन ऑफ मंडी अटेंडेड दिल्ली दरबार। तो बिजाई सेन ने अटेंड किया था सुकेत के, सिद्ध सेन ने तो अटेंड ही नहीं किया था, तो वो गलत था, क्योंकि हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी, शाम ने हीरा की बंसी बजाई दिल्ली दरबार में जाकर। तो इस ट्रिक में तो सिद्ध कहीं आया नहीं था, तो उस हिसाब से वो का आंसर आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। तो इसलिए ट्रिक्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है वैसे पढ़ने के लिए। हाँ वो ना, हाँ एक उसमें जो सुकेत के राजा थे, सेन तो थे, लेकिन वो सिद्ध सेन नहीं थे, वो बिजाई सेन थे। हाँ हाँ हाँ, तो उससे वो कंफ्यूज हुआ था वो। हाँ, इसीलिए मैंने बोला अगर ट्रिक्स आपको याद रहेगी ना थोड़ी सी। मेरे को तो ऐसे लगता है जो मैंने मतलब मैंने ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व किए ना क्वेश्चन, वो बहुत सारे आपको याद रहेंगे, और पेपर में वहां से जो है आराम से सॉल्व हो भी सकता है। और ट्राई करना अपनी भी ट्रिक्स बना के रखो, क्योंकि आजकल ऐसी चीजों से ही पेपर क्लियर हो रहे हैं, वरना तो रटने लगे तब तो बहुत कुछ रटने को है। अब फतेह सिंह का पीरियड, फतेह प्रकाश का पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इनके टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रखी है, जैसे इन्होंने शीश महल बनाया है, मोती महल बनाया है। याद रखना, रंग महल की बात नहीं हो रही है, शीश महल और मोती महल बनाया है फतेह प्रकाश ने सिरमौर में। मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख रखी है, मोटी ही फतेह मिली। फतेह मतलब जीत, मोटी ही मतलब बोलते नहीं है, लैंग्वेज ही ऐसी है कि बड़ी जीत मिली। ये मैंने अपने तरीके से बनाई थी, अगर आपको कुछ याद आता है कि आप लिख सकते हो तो लिख देना। शीश महल मोती महल जो है वो फतेह प्रकाश ने बनाया हुआ है, ये पेपर क्वेश्चन में आ रखा है। और इसी राजा को जो है क्यारा द दून जो थी वो वापस मिली थी 50,000 रुपीज में। इन्होंने ब्रिटिशर्स को 50,000 रुपए दिए थे, और 50,000 रुपए देने के बाद इनको क्यारा द दून वाला एरिया वापस मिला था। वाई इज इट दैट मच इम्पोर्टेंट कि क्यारा द दून जो है वो राजाओं को वापस लेना था? मैंने आपको पढ़ाया कि क्यारा द दून क्या एक फर्टाइल एरिया है,
ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, तो यहाँ पे उस टाइम पे फर्टाइल एरिया था, बहुत ही उपजाऊ जमीन थी, इसीलिए जो थे वो राजा जो थे वो अपने ट्राई करते थे कि अगर आपके ब्रिटिशर्स के पास वो जगह चल भी जाती तो वो पेमेंट के थ्रू वापस ले लेते थे। तो याद रखना कौन से राजा ने जो है वो 50,000 रुपीज देके क्यारा दा दून जो जगह है उसको जो है वो वापस लिया था, वो थे फतेह प्रकाश। इन वॉर पंजाब 1845 ही सेंट ट्रूप्स अंडर कमांड ऑफ कन्वर मदन। 1845 में कौन सी बैटल हो रखी है, यहाँ पे पंजाब लिख रखा है, मतलब हाँ, एंग्लो सिख वॉर में जो है इन्होंने जो है, किसने, सिरमौर ने कमांडर भेजे थे। मतलब अब एंग्लो सिख वॉर में सिरमौर के किस राजा ने मदद की थी ब्रिटिशर्स की, वो थे कन्वर मदन सिंह। कमांड भेजी थी, राजा तो फतेह प्रकाश थे पर कमांड किसके अंडर भेजी थी, कन्वर मदन सिंह। एंग्लो सिख वॉर वेरी इंपॉर्टेंट, 1846 वाली, मतलब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में। जबकि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में जो कांगड़ा हिल स्टेट थी वो तो बिल्कुल ही अगेंस्ट थी ब्रिटिशर्स के, क्योंकि जो है उनको जो है सन्नड़ी, हाँ सिखों का, मतलब सेकंड में उन्होंने सिखों का सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि जो उन्होंने पहली सिख वॉर में डिमांड किया था, उनको लगा था कि गुरखा वॉर की तरह भी हमें जो है टेरिटरीज ग्रांट की जाएगी, नहीं की थी, इसलिए बाकी सबने जो है सिखों का सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ पे जो है सिरमौर के राजा ने किसका सपोर्ट किया, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। और आर्मी किसके अंडर भेजी, कन्वर मदन सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं रघुबीर प्रकाश। रघुबीर प्रकाश के टाइम पे ही कॉन्फिस्केट जागीर ग्रांटेड टू राजकुमार। द एग्रीव्ड राजकुमार मेड अपील टू लॉर्ड डलहौजी एंड कन्वर बीर सिंह वेंट टू कलकत्ता टू प्रेजेंट एंड परस्यू द केस। देखो रघुबीर प्रकाश जो है वो आपके सिरमौर के कोई राजा है, तो उस टाइम पे उन्होंने जो है कोई राजकुमार कोई वहां पे मतलब उनके एरिया में कोई और रूलर होगा, उनकी जो है उन्होंने जागीर जो है वो उनसे छीन ली थी। तो राजकुमार जो है वो ये जो केस है कि रघुबीर प्रकाश ने जो है मेरी जो जमीन कॉन्फिस्केट कर लिया जागीर, तो ये जो केस लेके कहा जाते हैं लॉर्ड डलहौजी के पास जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं पूछना बीच में। तो कौन से राजा जो है किसी की जागीर जो है कॉन्फिस्केट कर लेते हैं और फिर जो है लॉर्ड डलहौजी के पास सिरमौर का केस जाता है, वो है आपके रघुबीर प्रकाश। ठीक है, क्लियर। ये वाला पॉइंट छोड़ दो, इसको छोड़ देना, इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इन केस अगर मुझे लगा कि ये स्टोरी पूरी मैं आपको समझा पाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, ये कहीं काम नहीं आएगी, क्योंकि अगेन ये मेंस का पार्ट नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। बट अगर आप ट्राई करोगे इसको क्लास के बाद पढ़ने का तो समझ आ जाएगा। एक बार खुद से रीड करके देखना कि ये क्या लिख रखा है मैंने सारा, कि ये जो थे वो लॉर्ड डलहौजी के पास लेके गए तो वहां पे जो एक और बीर सिंह थे वो ये केस लेके गए, और फिर केस कौन जीता कैसे कैसे वो लिख रखा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ, बट अगर किसी को पढ़ना आएगा पढ़ लेना, और फिर समझ नहीं आएगा तो मेरे से पूछना। बट सिर्फ इतना याद रखो कि रघुबीर प्रकाश जो थे वो उन्होंने अपने टाइम में किसी की जागीर छीन ली थी, और जिसकी वजह से लॉर्ड डलहौजी के पास जो है वो सिरमौर का केस चला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा, राजा शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश इन ल्यू ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। मतलब 1857 रिवोल्ट में सिरमौर के किस राजा ने साथ दिया था ब्रिटिशर्स का, शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश ने जो है 1857 में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट दिया था, इसीलिए इनको जो है कॉस्टली रोब एंड एंटाइटल्ड हिम ऑफ सल्यूट ऑफ 7 गन्स। तो इनको 7 गन्स का सल्यूट दिया गया था, जिससे बढ़ा के इनकी गन्स का सल्यूट 11 कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में शमशेर प्रकाश ने किसका सपोर्ट किया था, आपके ब्रिटिशर्स का। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने रानीताल बाग बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है कि रानीताल बाग जो है सिरमौर का वो कौन से राजा ने बनाया है, शमशेर प्रकाश। मोती महल और शीश महल कौन से राजा ने बनाया है, फतेह प्रकाश। ही कॉन्स्टिट्यूट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनवाया था। बिल्ट सेपरेट कंटोनमेंट,
ठीक है, सइयों का पहाड़ करके इन्होंने एक नया कंटोनमेंट बनाया था। सारी चीजें सुन लो, इनके इनके टाइम में क्या क्या चीजें हो रखी है। Former imperial service sappers and miners and served with distinction in Tirha campaign under Major Beer Bikram Singh received order of Indian Emperor। तो इन्होंने जो है तिरहा कैंपेन में जो है वो आपके सर्विस दी थी, जिसकी वजह से इनको जो है वो इंडियन एम्परर की तरफ से एक ऑर्डर मतलब नाइटहुड का काइंड ऑफ जो है वो टाइटल ग्रांट किया गया था। In 1896, Sirmaur was taken out from political control of Shimla hill states. Urdu knowing clerks were replaced by English. Raja purchased a tea garden. Very important. जब हमने पढ़ा था इकोनॉमी वाले सेक्शन में कि टी गार्डन जो है वो परचेज किए गए थे, हमने टी का जो टॉपिक है वो इकोनॉमी वाले सेक्शन में अलग से पढ़ा था, क्लास के बाद वो भी देखना। तो इन राजा ने जो है वो आपके टी गार्डन परचेज किए थे 1890 में, जिसका नाम था एनफील्ड देहरादून का और चिरापानी। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि कौन से राजा ने टी गार्डन परचेज किए थे जिनका नाम था एनफील्ड और चिरापानी, या सीधे पूछ सकते हैं कि एनफील्ड और चिरापानी क्या थे, किस चीज के नाम थे। तो ये टी गार्डन थे जो आपके शमशेर प्रकाश ने जो है बाय किए थे। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट एग्रीकल्चर एग्जीबिशन एंड दशहरा सेलिब्रेशन वर इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट। एग्रीकल्चर के एग्जीबिशंस लगनी शुरू हुई और दशहरा जो है वो मनाया गया सिरमौर में, किसके टाइम पे, शमशेर प्रकाश के टाइम पे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, नाहन बिकेम फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी। नाहन जो सिटी जो फाउंड हो चुकी थी, किसने फाउंड की थी? ठीक है, करम ने जो आपकी नाहन फाइंड की थी, अरे ऐसे याद कर लो, नाहन नाहन के लोगों के अच्छे कर्म थे, मैंने ऐसे किया था याद कि इतनी सुंदर जगह है तो वहां के लोगों के कुछ अच्छे कर्म हुए होंगे जो उनको इतनी अच्छी सिटी मिली। ठीक है, तो ऐसे करके कर लो। नाहन जो थी फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी बनी थी शमशेर सिंह के टाइम में। प्रोहिबिशन कस्टम ऑफ सियापा एट टाइम ऑफ डेथ। सियापा एक कस्टम है, आज के डेट में भी होता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है जब किसी की डेथ होती है तो लेडीज जो है वो अलग से रोती है? हाँ, उसको बोलते हैं सियापा का कस्टम। नहीं भी रोना आ रहा होगा तब भी रोती है। पंजाब मतलब हमारे एरियाज में तो है ऐसा, मैंने ये ना अपर हिमाचल में नहीं देखा है, कहीं कहीं जगह पे मैंने ये नोटिस ही नहीं किया, किसी के घर में डेथ होती है तो पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पे हमारे एरिया में मतलब जो ये टचिंग एरियाज है पंजाब से जो टच वाले एरिया है, यहाँ पे ये कस्टम है सियापा कस्टम। अगर किसी के घर में डेथ होगी ना, सबको पता होगा कि हाँ इस घर में डेथ हुई है। चलो घर वालों का रोना तो बनता है, बट जो अरे परे से लोग आते हैं वो भी रोते हैं, तो उस कस्टम को बोलते हैं सियापा कस्टम। तो उन्होंने इनको प्रोहिबिट किया था। प्रोहिबिशन कस्टम ऑफ सियापा एट टाइम ऑफ डेथ। अकॉर्डिंग टू मी ये कस्टम वही है, बट अगर कोई और किसी को पता है कि ये सियापा कस्टम क्या है, जहां तक मैंने नोटिस किया है तो वही है। बट अगर किसी को पता चले, मैंने सर्च भी किया तो भी वहां पे यही दिखाया। बट कभी कभी ने जो है ना कहीं कहीं किसी किसी जगह में कस्टम किसी और तरीके से होता है, तो हो सकता है कि ये कोई और कस्टम हो। बट ये जो कस्टम है जो डेथ के टाइम पे होता है, ये इन्होंने प्रोहिबिट किया था, मतलब इन्होंने अपने टाइम पे ये रोक लगा दी थी कि जो है सियापा का कस्टम आज से सिरमौर में नहीं होगा। कियारा दा दून की कॉलोनाइजेशन की थी इन्होंने। ठीक है, फतेह प्रकाश ने वो खरीद लिया था, बट इन्होंने अपने अंडर कर लिया था कियारा दा दून। ये सारे पॉइंट शमशेर प्रकाश से रिलेटेड है और ये पेपर में आए हैं, एक एक करके अलग अलग पेपर में सारे पूछ रखे हैं कि ये सब चीजें जो है किस राजा के टाइम पे हो रखी है। क्लास के बाद दोबारा से ये जितना मैंने पढ़ाया है शमशेर प्रकाश का पढ़ लेना, नहीं पता चलेगा मैं कल क्लास में बताऊंगी। नेक्स्ट, टिक्का सुरिंदर बिक्रम सिंह। अगले राजा आते हैं टिक्का सुरिंदर बिक्रम सिंह। इनको नाइटहुड का टाइटल दिया था, अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल जो है, आई होप आप सबको क्लियर हो, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हो। जो आपके एक्ट्स में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी उसमें से आपके सिरमौर के राजा भी उसके मेंबर थे, तो वो थे टिक्का सुरिंदर बिक्रम सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिरमौर के कौन से राजा थे जो
मेंबर बने हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, महाराजा अमर प्रकाश, दो ही रह गए हैं, कर लो कंप्लीट, आज ये सिरमौर कंप्लीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। अमर प्रकाश मैरिड डॉटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो हमारे सिरमौर के एक ऐसे राजा भी रह चुके हैं जिन्होंने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की डॉटर से शादी की थी, वो थे अमर प्रकाश। इनको भी नाइटहुड का टाइटल मिला है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 में अमर प्रकाश ने आपके ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जो आपको शीट दे रखी है जहां पे मैंने बोला था कि वर्ल्ड वॉर 1 लिख के नीचे लिख लेना कि कौन कौन से राजाओं ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया है। ऑलरेडी हम वहां पे एक राजा मेंशन कर चुके हैं, वो कौन थे? हाँ, भूरी सिंह। भूरी सिंह ऑफ चंबा सपोर्टेड ब्रिटिशर्स इन वर्ल्ड वॉर 1। अब सिरमौर का भी लिख लो, सिरमौर के राजा अमर प्रकाश ने सपोर्ट किया था आपके ब्रिटिशर्स को। इनकी जो गन्स की सैल्यूट थी वो 11 से 13 कर दी थी। ठीक है, पहले जो थी वो 7 गन्स की सैल्यूट मिलती थी, 7 से 11 कर दी शमशेर प्रकाश के टाइम को। फिर आपकी जो थी, अगर वर्ल्ड वॉर में सर्विसेज दे रहे हैं तो 11 से काम नहीं चलेगा, फिर 11 से 13 कर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसके टाइम पे 11 से 13 कर दी थी सैल्यूट ऑफ गन्स। इनोग्रेटेड महिमा लाइब्रेरी, ये क्वेश्चन मुझे 3 बारी एग्जाम में दिख चुका है, एक बारी एलाइड में, एक बारी एचएएस में, एक बारी नायब तहसीलदार में, कि कौन से राजा के टाइम पे या कौन से राजा ने सिरमौर में महिमा लाइब्रेरी जो थी वो बनवाई, इनोग्रेट की थी। वो थे आपके अमर प्रकाश। रोड मेटल कराया था इन्होंने। ठीक है, और इनकी जो डेथ थी वो वेना में हुई थी, VIENNA। वेना कहाँ है? वेना किसकी कैपिटल है? वेना ऑस्ट्रिया। यहाँ पे कन्वेंशंस भी हो रखी है, आप पढ़ोगे अभी एनवायरमेंट में ना, वेना कन्वेंशन, ये सब चीजें हो रखी है। तो मेक श्योर ये याद हो कि कौन से राजा की डेथ जो है वो वेना में हुई है, और किस राजा ने महिमा लाइब्रेरी बनाई है, किस राजा ने टी गार्डन परचेज किए। किसने किए थे टी गार्डन परचेज? हाँ, रानीताल बाग किसने बनवाया है? शमशेर प्रकाश। शीश महल किसने बनवाया है? हाँ, फतेह प्रकाश। और मोती महल किसने बनाया है? ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं सारे के सारे जितने मैंने। टिक्का वाला था कि उन्होंने वो जो थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। हाँ, अब जब भी आप अब रिपीट करोगे ना, अपना रिवीजन करोगे मॉडर्न हिस्ट्री, जहां पे आएगा ना आपका कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी अलग से एक एक्ट के थ्रू, वहां पे लिख लेना कि उस टाइम में सिरमौर के एक राजा भी उस लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, चार्टर एक्ट 18, यार मेरे को ये याद नहीं है, मेरे ख्याल से 1919 के चार्टर एक्ट में जो था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन सेपरेट कर दिए थे। आई एम नॉट श्योर। हाँ, 1861, 1861 में है शायद से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, 1861 में जो है शायद से, देख लेना एक बारी, मैं भी श्योर नहीं हूँ उस चीज में, क्योंकि मेरे को वो एक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो मैं एंड एंड में ही पढ़ के जाती हूँ, मेरा खुद का भी है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग लगता है मेरे को। मेरा वही एक मेन वो है, मतलब कि मेरे को वो एक्ट्स लर्न नहीं होते, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये देख लेना, और जब आप वो पढ़ोगे वहीं पे लिख लेना कि सिरमौर के राजा थे उसके मेंबर थे। नेक्स्ट और लास्ट जो राजा थे वो थे महाराजा राजेंद्र प्रकाश। सर ने कल एक क्वेश्चन भी डाला था कि सिरमौर के लास्ट राजा कौन थे, वो थे महाराजा राजेंद्र प्रकाश। ही वॉज मेंबर ऑफ अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द प्रिंस चैम्बर। प्रिंसेस की चैम्बर बनी थी, क्योंकि आपके जो थे हर जगह रिवॉल्ट हो रहे थे, प्रजामंडल्स बननी शुरू हो गई थी, तो आपकी जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने जो थी वो आपकी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाए थे 1920 आई थिंक या 1925 के आसपास। तो ये उसके मेंबर थे, महाराजा राजेंद्र प्रकाश जो है वो उसके मेंबर थे। याद रखना कि प्रिंसेस ऑफ चैम्बर के जो मेंबर थे वो सिरमौर के कौन से राजा थे? राजेंद्र प्रकाश। द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ सिरमौर came to be written during the period of महाराजा राजेंद्र प्रकाश। यहीं से आपके फ्रीडम मूवमेंट जो है सिरमौर में चलता है। यहां से लोगों को समझ आने लगा कि अब हमें जो है
वो राजाओं के अंडर नहीं रहना है, मतलब हमें जो है फ्रीडम मूवमेंट चलाना है। ठीक है, कईयों में प्रजामंडल मूवमेंट चले थे, कईयों में फ्रीडम मूवमेंट चले थे। फ्रीडम मूवमेंट मतलब हमको आजादी चाहिए, प्रजामंडल मूवमेंट की हमको रिफॉर्म्स लाने हैं, राजा को बोल के रिफॉर्म्स लाने हैं। तो राजेंद्र प्रकाश के टाइम से फ्रीडम मूवमेंट चल पड़े। प्रजामंडल ऑफ सिरमौर बनी 1935-36 में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहली डिमांड इन्होंने की थी कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो होनी चाहिए हमारी स्टेट में होनी चाहिए। रेगुलर प्रजामंडल जो था वो 1937 में बना, और सिरमौर के जो प्रजामंडल थे उसके प्रेसिडेंट थे चौधरी शेरजंग। ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है कि सिरमौर प्रजामंडल के जो आपके प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? चौधरी शेरजंग। 1945 और 43 और 45 में प्रजामंडल जो होते हैं बिकम अ फोर्स टू रैंकन अंडर। अब आगे जाते हुए जो है दो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, प्रजामंडल जब ग्रो करती है 43-45 में, धर्म नारायण और एस.एन. रमोल। क्वेश्चन ये आ सकता है कि धर्म नारायण और एस.एन. रमोल जो है वो कौन सी आपकी प्रिंसली स्टेट या कौन सी स्टेट के प्रजामंडल से रिलेटेड थे? ये थे सिरमौर से। धर्म नारायण, एस.एन. रमोल और आपके शेरजंग, चौधरी शेरजंग, ये आपके सिरमौर से रिलेटेड थे। कल ऐसा टेस्ट में सर ने क्वेश्चन भी डाला था कि ये जो थे वो कौन सी आपकी प्रिंसली स्टेट के मूवमेंट से एफिलेटेड थे। आई थिंक मुझे याद आ रहा है। 1945 में क्या हुआ? वाई.एस. परमार, पिट्टाभी सीतारमैया, जयनारायण, देवी चंद अम्बालवी विजिटेड सिरमौर, कंस्टिट्यूटेड राज परिषद। अब ये समझने के लिए आपको फिर से जो है मैंने जो फ्रीडम मूवमेंट में सिरमौर पढ़ा दिया है कि ऐसे ऐसे वहां पे चल रहा था कि वो लोग जो थे वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते थे, तो यहाँ पे लोगों ने जो एजिटेशन शुरू कर दी थी। तो 1945 में जो है यशवंत सिंह परमार, पिट्टाभी सीतारमैया, ये सारे सिरमौर जाते हैं। सभी को पता है यशवंत सिंह परमार जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो है आपके सिरमौर में जाते हैं, वहां पे राज परिषद बनाई जाती है, मतलब एक ऐसी असेंबली बनाई जाती है जहां पे लोगों का से होगा। और इसके जो पहले मिनिस्टर थे वो थे एस.डी.एस. चौहान, वेरी इंपॉर्टेंट। 1945 में जब सिरमौर में राज परिषद बनाई जाती है तो उसके पॉपुलर मिनिस्टर थे एस.डी.एस. चौहान, और प्रजामंडल के प्रेसिडेंट थे चौधरी शेरजंग। याद रखना ये पॉइंट्स। वैसे अगर आप बार बार इनको रिपीटेड मोड में पढ़ते रहोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि ये वाला जो है वो सिरमौर से रिलेटेड है, ये वाला ऐसे। अगर मैं पूछूं मेरे को एक नाम बताओ, ये कौन सी फ्रीडम मूवमेंट, किस फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड? दौलत राम संख्यान। मेरे को एक नाम याद आया, फ्रीडम स्ट्रगल में हमने दौलत राम संख्यान का नाम पढ़ा था। हमने ये किससे रिलेटेड पढ़ा था? कौन सी प्रिंसली स्टेट के फ्रीडम मूवमेंट से इनका रिलेशन था? नहीं याद? हेलो, एम आई ऑडिबल? कि गायब हो गए कि याद नहीं है? दौलत राम संख्या बिलासपुर से थे। किसी को नहीं याद रहता तो प्लीज मेक श्योर ये याद रखे, जो संख्यान अब आगे आपका सफिक्स, मतलब जो ये सफिक्स यूज होता है ना संख्यान, ये बिलासपुर के लोगों के आगे यूज होता है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, अब मैंने ये स्टोरी बता दी ना यहाँ पे तो मेक श्योर आप लोगों को याद रहे, वैसे ये याद आ ही जाएगा। मेरे बहुत से दोस्त हैं बिलासपुर से हैं, वो आगे संख्यान लगाते हैं। तो संख्यान का मतलब संख्यान अगर है तो मतलब वो बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। कभी ट्राई करना थोड़ा सा ये इधर उधर देख के ना, कि ये जो है ये वाला अगर सरनेम लगाते हैं तो कहाँ कौन सी जगह पे लगाते हैं मैक्सिमम। जैसे हमारे नालागढ़ वाले एरिया में सिंह लगाते हैं, सिंह। चाहे ठाकुर है, ठाकुर जो है वो सिंह लगाते हैं ज्यादातर। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं हिमाचल में अभी भी फॉलो होती। तो संख्यान जहां पे भी आपको दिखेगा तो वो बिलासपुर से एफिलेटेड है, ऐसे याद रखना। और चौहान है तो चौहान तो है सिरमौर से एफिलेटेड। रमोल चौहान आपको जो है सिरमौर से एफिलेटेड दिखेंगे। आज की डेट में अगर किसी के पीछे रमोल लगा है वो सिरमौर स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, सॉरी। चौहान भी है वो भी आपके शिमला और सिरमौर से बिलोंग करते हैं। तो ट्राई करना थोड़ा सा ऐसे कंसेप्चुअल करने पढ़ने की, इजी रहेगा याद करने के लिए। और ट्राई करना, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि फ्रीडम स्ट्रगल में किसी डिस्ट्रिक्ट के एफिलिएशन से कोई भी नाम है तो वो आप लोगों को याद रहे वो किससे जुड़े हैं, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि ये जो है किस किस से जुड़े हुए हैं। समझौता आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट आंदोलन।
आज की डेट में या आज भी हम ये इसको जो सिरमौर के लोग हैं वो इसको बड़े उससे देखते हैं आंदोलन को। समझौता आंदोलन याद रखना ये 1942 में हो रखा है। ये किसान सभा मूवमेंट के अंडर हुआ था। मतलब किसान सभा जो थी आपकी किसको याद है किसान सभा ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो कौन से ईयर में बनी थी? हाँ 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 हाँ, सरस्वती सहजानंद वाली ईयर 1936। हम्म। तो उस टाइम के आसपास जब किसान सभा चल रही थी तो मतलब ये सारी इंडिया में ये बात फैली हुई थी। तो यहाँ पे सिरमौर में भी ऐसा कुछ हुआ। यहाँ पे जो सिरमौर में किसान सभा का जो ये सब चीजें चल रही थी तो पंजोदा आंदोलन जो 1942 हुआ में उसमें जो है आपके पिवाइटल रोल जो है वो प्ले करते हैं लक्ष्मी सिंह और सूरत सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। लक्ष्मी सिंह और सूरत सिंह जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पंजोता आंदोलन में। एम था इसका पॉलिटिकल और एग्रेरियन। मतलब आपका किसान सभा जो और पंजोता आंदोलन जो चले हुए थे उसमें जो एम थे वो थे पॉलिटिकल भी थे। कुछ लोगों के पॉलिटिकल एम भी थे कि हमने ये रूल्स ये लॉज या ये चीजें मंगवानी है और कईयों के एग्रीगेरियन। अब हम किसान सभा पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली एग्रीगेरियन तो थे ही। Aim of the movement, ruler must himself visit and redress their grievances। इस मूवमेंट का ये एम था कि यार तुम दूर से बैठे बैठे अपनी जगह से बैठ बैठ के लगे वो बोलने की ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आप हमारी ग्राउंड सिचुएशन देखो। आपका फर्ज ये है कि आप लोगों के घरों में आओ लोगों के खेतों में आओ फिर ग्राउंड सिचुएशन देखो कि क्या हो रहा है। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसके ग्रेवियंसेस को रिड्रेसल करो। ठीक है तो यहाँ पे ये पॉइंट था कि अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज उसको आप लोग समझो। तो एम था इसका यही। ऐसा हुआ नहीं। ठीक है तो यहाँ पे ये आंदोलन लोगों ने जो था वो आंदोलन छेड़ा हुआ था 1942। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखना कि पंजोता आंदोलन जो है 1942 में हो रखा है। अगर मैं पूछूं इंडिया लेवल पे 1942 में क्या चल रहा था? हाँ क्विट इंडिया डेट। हाँ 8 अगस्त 1942 में आपका क्विट इंडिया चल रहा था। तो इस टाइम में सारे इंडिया में था कि नहीं अब तो हमें इन चीजों के अंडर नहीं रहना रूलर्स के अंडर नहीं रहना फ्रीडम मूवमेंट चाहिए। तो ये सब चीजें हो रही थी। तो आपके लोग जो थे बड़े ही कंसर्न हो गए थे इस चीज को लेकर। तो ये सब चीजें चल रही थी। अब इसके बाद सिरमौर का बैकग्राउंड पॉपुलर मूवमेंट जो है फ्रीडम स्ट्रगल का वो आपने उस चैप्टर में से करना है। उस चैप्टर में ये लिख रखा था कि हम डिस्ट्रिक्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे पंजोता आंदोलन। तो यहाँ पे वो ये हो गया पढ़ लिया हमने पंजोता आंदोलन। अब क्लास के बाद या अगर आपको जब भी टाइम लगे एक दो दिन में आप फ्रीडम मूवमेंट वाले चैप्टर में सिरमौर का पूरा फ्रीडम मूवमेंट देखना। यहाँ पे ये जो मैंने अभी पढ़ाया उसको उससे कनेक्ट करना। फिर देखना एंड में जो है जो वहां के रूलर थे मतलब राजेंद्र सिंह थे उन्होंने एंड में जो है आपका मर्जन साइन कर दिया था कि जी हाँ हम ठीक है हम आपके हिमाचल और इंडियन यूनियन का पार्ट बनने को तैयार है। तो 13 मार्च 1948 एट नाहन मर्जेंट डॉक्यूमेंट साइन किया गया। बट इसको लीगल रिकॉग्नाइज किया गया आपका अप्रैल में। मतलब बहुत सारी जगह स्टेट्स ऐसी है जहां पे जो है पहले से ही उन्होंने अपना लिया था। पर ऑब्वियसली बात है जिस दिन हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना उसी दिन जो है काफी उन्हें लीगली इसको रिकॉग्नाइज किया था। जैसे मंडी काफी टाइम बाद हामी भरी गई थी और बिलासपुर तो आप सभी को पता है पार्ट सी का स्टेट था तो उन्होंने तो सबसे एंड में भरी थी। तो ये आपको कुछ कुछ डेट्स याद रखनी पड़ेगी कहीं कहीं पे आपको दिख रही है किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में। बाकी तो सबका 15 अप्रैल 1948 को ही सबने एट द एंड लीगली रिकॉग्नाइज किया गया था। ये था आपका डिस्ट्रिक्ट। इकोनॉमी देख लेते हैं बस थोड़ी सी है और इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी। कियारा दा दून जो है वो फेमस वैली है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है व्हीट की व्हीट और राइस की वैरायटी के लिए फेमस है। ठीक है सिरमौर में व्हीट और राइस जो है लगता है आपका क्यारादून वैली में फर्टाइल वैली है। इंपॉर्टेंट देखो किनौरी आर्कल एंड लिंकन बून। किनौरी आर्कल एंड लिंकन बून ये मटर की वेराइटीज है वेराइटी ऑफ पीज। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ जब भी मेरे को कहीं दिख रहा है कि कोई वैरायटी न्यूज में तो मैं साथ साथ आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि एक बारी जो है लास्ट टू लास्ट टाइम एक आलमंड की वैरायटी पूछी हुई थी। तो पीस जो है उसकी वैरायटी किन्नौर में कौन कौन सिरमौर में कौन कौन सी है? किन्नौरी आर्कल एंड लिंकन बून। जरूरी नहीं सिरमौर में हिमाचल में लगती है ये।
तो आपको बस ये याद रखना है कि आर्कन बून, लिंकन बून और किनोरी आर्कल जो है वो किसकी वैरायटी है, पीस की। सोलन गोला वैरायटी, गोला से याद रख लो टोमेटो, बहुत ही फेमस वैरायटी है ये टोमेटो की, गोला वैरायटी। ठीक है, सोलन जो है इसके लिए फेमस है। सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बहुत ज्यादा टोमेटो होता है और गोला वैरायटी का ही होता है। तो याद रख लो कि टोमेटो की जो वैरायटी है वो है गोला वैरायटी। सोलन नहीं लिखा होगा आगे, गोला लिख रखा होगा, तो याद रहेगा। एचपीएमसी राजगढ़ और भगतान जो है, यहाँ पे एचपीएमसी की फैक्ट्रीज है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है धौला कुआं में। एचपीएमसी सब समझते हैं क्या है एचपीएमसी? ठीक है। नाहन फाउंड्री लिमिटेड, नाहन फाउंड्री लिमिटेड ये एक इंडस्ट्री है, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। ठीक है, 1875 में ये जो थी शमशेर सिंह राजा, अब जो शमशेर सिंह राजा आपने पढ़ा है उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी कुछ काम किया था, तो याद रखना नाहन फाउंड्री लिमिटेड जो थी वो शमशेर सिंह ने फाउंड की थी 1875 में। ऑलरेडी ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है। और नाहन की जो आपकी सबसे पुरानी फैक्ट्री है रेसिन एंड टरपाइन फैक्ट्री, 1945 में ये ऑपरेट हुई थी। तो ओल्डेस्ट फैक्ट्री ऑफ नाहन क्या है? रेसिन एंड टरपाइन फैक्ट्री। अब यहाँ पे एक एरो लगा लो, शायद से ये बुक में ये भी मेंशन्ड है। आई थिंक ये शमशेर सिंह प्रकाश की ही स्टार्टिंग है, मतलब इन्होंने ये रेजिन एंड टरपाइन फैक्ट्री एस्टैब्लिश की है। मुझे याद नहीं है या मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा है, तो मैं आपको ये कल बताऊंगी, ऐसा ना हो जाए कि मिक्स हो जाए मेरे को। हाँ हाँ, ये तो फैक्ट्री है ना, नाहन फाउंड्री हाँ, ये दोनों अलग अलग है। नाहन फाउंड्री लिमिटेड जो शमशेर सिंह राजा ने सेट की अप की है। अब ये ओल्डेस्ट फैक्ट्री जो है, मतलब सिरमौर की कोई ओल्डेस्ट फैक्ट्री है रेजिन एंड टरपाइन फैक्ट्री, ये ओल्डेस्ट फैक्ट्री है सिरमौर की। ये किसने एस्टेब्लिश की है मुझे ये यहाँ पे नहीं लिखा है, बट ये बुक्स में मेंशन्ड है और मेरे को याद भी नहीं आ रहा, शायद से ये शमशेर सिंह ने, हाँ शमशेर सिंह ने ही स्टार्ट की है ये शायद से। ठीक है, अगर तो आप, मैंने करा रखा है इकोनॉमिक्स में, हाँ मुझे ध्यान है, बट मैं खुद श्योर नहीं हूं, इसलिए मैं गलत नहीं कराना चाहती, बट अगर लिख रखा है तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये ओल्डेस्ट फैक्ट्री कैसे हुई? ये 1949 नाहन फाउंड्री, यार फिर ये ना फैक्ट्री नहीं होगी, ये कुछ मतलब किसी और चीज का कुछ होगा। हाँ तो वैसा कुछ होगा ये, अगर फैक्ट्री ओल्डेस्ट दे रखी है, मेरे को ये सर्च करना पड़ेगा यार। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये वही है और ये पेपर में क्वेश्चन आया है, इसीलिए मेरे को थोड़ा ध्यान भी है। बट अगर है तो ठीक है, वरना मैं इसको कल भी आप लोगों को बता दूंगी एक बारी श्योर करके, ठीक है। क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि गलत हो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी आ रखा है और ईयर पूछा हुआ था कि कौन से ईयर में नाहन फाउंड्री लिमिटेड बनी है, तो 1875। सीमेंट फैक्ट्री राजबान में है। पहला बैंक नाहन में नेशनल बैंक 1893 में बना था। बैंक्स पेपर में आते हैं, जैसे कल भी सर ने डाला हुआ था शिमला वाला बैंक, मैंने आपको बताया भी था कि बैंक्स इंपॉर्टेंट है। तो सिरमौर का पहला बैंक नाहन में बना 1893 में, देखो कितना काफी पुराना है। ठीक है, नाहन नेशनल बैंक, फिर इसको मर्ज कर दिया गया, बैंक ऑफ सिरमौर मर्ज विद एचपी कोऑपरेटिव बैंक। बाद में जब आपका हिमाचल जब बना उसके बाद एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है आज की डेट में, उसमें जो है इसको मर्ज कर दिया गया 1955 में। ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, ये मैंने खुद देख रखा है पेपर में, मतलब जब मैंने जिस टाइम मैंने पेपर दिया था तो उस टाइम ये क्वेश्चन आया था, उसी के बाद से मेरे को लगा था कि बैंक्स पढ़ने जरूरी है, उससे पहले मैं पढ़ के नहीं जाती थी। और मैं इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन तो कभी भी नहीं पढ़ के जाती थी जो डिस्ट्रिक्ट्स में होता था, बट धीरे धीरे पेपर देते हुए ये समझ आया कि आपको फर्स्ट पेज से एंड तक पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो मॉडर्न की स्पेक्ट्रम है, आप कोई भी सिंगल पेज नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपको लास्ट में अपेंडिक्स दिख रहा है आपको वो भी पढ़ना है, कोई मिसलिनियस दे रखा है आपको वो भी पढ़ना है। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट नाहन एंड कफोता इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा नहीं आता डीप में। अगर आपके इकोनॉमिक सर्वे में कोई नया लगा है मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट तो वो पेपर में आएगा, वो हम इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे। गांधी फेयर,
ये तहसील पोंटा में लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी फेयर तहसील पोंटा। और नागनौनी फेयर, नागनौना नाउनी फेयर, ये दशहरे में मनाया जाता है आपके सिरमौर में। ठीक है, लेक हमने देख ली, रेणुका लेक, रेणुका फेयर लगता है। ठीक है, बाकी सब जो है हम कि सिरमौर से जो है कुछ रिलेटेड है, कुनिंदाज कुलिंदाज, ये सारा हम अपने कल्चर सोशल कस्टम्स में कंप्लीट कर चुके हैं। इकोनॉमी सेक्शन में भी हमने सिरमौर का आधा पार्ट कर दिया था, यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। तो ये था आपका सिरमौर। और दोबारा रिपीट करूंगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ